परतापुर नाम के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। रघु का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास न तो कोई जमीन थी और न ही खाने का कोई पक्का साधन। रघु दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ भी कमा पाता उससे अपने परिवार का पेट भरता। यह देख उसके माता पिता बहुत दुखी रहते। वे कहते, हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो शांता, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। रघु ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रघु का मानना था कि भले ही आज उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, लेकिन एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। उसे विश्वास था कि मेहनत से वह अपनी किस्मत बदल सकता है। एक दिन रघु गांव के जमींदार भैरों सिंह के खेत में काम कर रहा था। भैरों सिंह एक पेड़ के नीचे बैठा था और बहुत ही उदास दिख रहा था। रघु ने यह देखा और तुरंत उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। रघु की बात सुनकर भैरव सिंह गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। रघु ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, ऐसा नहीं है। यह सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रघु की यह बात सुनकर भैरव सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। अरे रघु, तेरे विचार तो बहुत नेक हैं। इतनी परेशानियों में भी तू इतनी शांति और उम्मीद से भरी बातें करता है। सच कहूं, तेरी बातों ने मन को सुकून दिया है। मालिक, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब मैं बचपन में किसी चीज के लिए जिद करता था तो वो हमेशा कहते थे, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी कर सके, लेकिन याद रखो, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी धूप की तरह सुख देती है, कभी ठंड की तरह मुश्किलें और कभी बारिश की तरह अड़चनें। लेकिन जैसे हर मौसम गुजर जाता है, वैसे ही मुश्किल वक्त भी बीत जाता है। बस धैर्य और हिम्मत रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। वाह रे रघु, लगता है तेरे पिता बहुत ही समझदार इंसान हैं। किसी दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगा। फिर रघु ने झिझकते हुए पूछा, मालिक, आप तो इतने परेशान थे। अब जब आप मुझसे इतनी बातें कर रहे हैं तो साफ साफ बताइए, क्या हुआ है? शायद कोई हल निकल ही आए। अरे रघु, बात बड़ी गंभीर है। मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो पीढ़ियों से हमारे परिवार की थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, लेकिन गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं तो सोच रहा था कि पुलिस में केस दर्ज कराऊं, लेकिन गांव के बड़े बड़े लोग उन्हीं के साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो उन्होंने वहां खेती भी शुरू कर दी है। मेरी बाप दादा की जमीन मेरी आंखों के सामने छिनती जा रही है। यही वजह है कि मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आता क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी।
अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। भैरव सिंह निराश स्वर में बोला, हाँ रघु, अब तू ही बता मैं क्या करूं। सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। रघु थोड़ी देर सोचता रहा, फिर गंभीरता से बोला, मालिक, अगर आप चाहें तो एक तरीका है। अगर कोई तरीका है तो जल्दी बता रघु, क्या है वो? भैरव सिंह की आंखों में आशा की चमक लौट आई। रघु ने धीरे धीरे पूरी योजना समझा दी। तरकीब सुनकर भैरव सिंह चौंक पड़ा। अरे वाह रघु, तू तो बहुत समझदार निकला। ये योजना अगर काम कर गई तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर ये योजना सफल हुई तो जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ही के कारण मुझे रोज 2 वक्त की रोटी मिलती है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। भैरव सिंह भावुक होकर बोला, रघु, तू बहुत नेक दिल इंसान है। कल से इस योजना पर काम शुरू कर दे। अगले दिन रघु फिर से खेतों में काम पर लग गया और साथ ही योजना के अगले चरण पर भी वह सीधे पहुंचा उन 2 बाप बेटों सुरेश और दीपक के पास। जिन्होंने भैरव सिंह की जमीन पर कब्जा कर लिया था। रघु ने विनम्रता से कहा, नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो गांव वालों से सुना कि आपको खेत में काम करने के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ। पास ही के एक गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। रघु धीमे से कहता है, इसका मतलब भैरव सिंह सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। दीपक चौंकते हुए पूछता है। भैरव सिंह ने हमारे बारे में क्या कहा? रघु जल्दी बात संभालते हुए, अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलता हूं। आपके यहाँ कोई काम नहीं है, मैं कहीं और देख लूंगा। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। रघु वहां से जाने लगता है। तभी सुरेश और दीपक उसे रोककर यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि भैरव सिंह ने रघु को उनके बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। रघु तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम करना है। आप जो भी काम कहेंगे मैं उसे पूरे मन और ईमानदारी से करूंगा। मेरे लिए यह सिर्फ काम नहीं, जिंदगी की जरूरत है। घर पर मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, जिनका पेट पालना मेरी जिम्मेदारी है। उनकी दवा, खाना और देखभाल के लिए मुझे हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। मैं आराम या थकावट की परवाह नहीं करता, बस इतना चाहता हूं कि मुझे काम मिलता रहे। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा, बस आप मुझे एक मौका दीजिए। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात जाननी है। पहले यह साफ साफ बताओ कि भैरव सिंह हमारे बारे में क्या कह रहा था। क्या उसने हमारे बारे में कुछ बुरा बोला है? क्या उसने पुलिस से कोई शिकायत की है? वह आए दिन हमारे खिलाफ क्या क्या बोलता है, यह हमें जानना जरूरी है। तुम तो उसके करीब थे, जरूर उसने कुछ तो कहा होगा। हमें सच सच बताओ, कुछ भी छिपाना मत। सेठ जी, मैं पहले भैरव सिंह सेठ के यहाँ काम करता था।
पर वह बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहां दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? भैरव सिंह ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ भैरव सिंह से बहस हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार सुरेश सेठ और दीपक सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहां हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। भैरव सिंह सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वह तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। सुरेश और दीपक रघु की चापलूसी से प्रभावित होकर उसे काम पर रख लेते हैं। चलो ठीक है, काम की बात करते हैं। तुम अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम के लिए तुम्हारे जैसे मजदूर की ही जरूरत थी। कल से ही काम पर आ जाना। एक दिन सुरेश अपने बेटे दीपक से कहता है, दीपक बेटा, ये रघु तो बहुत मेहनती निकला। अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा किया जो इसे रख लिया। दीपक भी सहमति में सिर हिलाता है। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रघु जैसा मेहनती कोई नहीं। ये पूरा दिन खेत में अकेले लगा रहता है। रघु की मेहनत से दोनों बाप बेटे प्रभावित हो जाते हैं। रघु की मेहनत ने सुरेश और दीपक का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम सुरेश और दीपक अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि रघु इतने देर तक भी काम कर रहा था। रघु की मेहनत से दोनों बाप बेटे प्रभावित हो जाते हैं। अरे रघु भाई, अब तो रात होने वाली है। इतनी देर तक क्यों काम कर रहे हो? अब घर जाओ, आराम करो। रघु मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं जो हमेशा हमारी मदद के मोहताज रहते हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहां से जुटा पाऊंगा? घर बैठकर आराम करने से कहीं बेहतर है कि मैं काम करूं। काम करने से न सिर्फ उनका पेट भरता है, बल्कि मेरा मन भी लगा रहता है। यही तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरी मेहनत से निभाना चाहता हूं। सुरेश प्रभावित होकर कहता है, तुम बहुत मेहनती हो रघु। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत है। मैं काम करने में ही खुश हूं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूं। है रघु, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। ठीक है। इसके बाद सुरेश और दीपक खेत को रघु के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब दीपक और सुरेश अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी है। यह देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यह जमीन तुम दोनों की है? सुरेश और दीपक जवाब देते हैं, हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब भी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वह देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये लाश किसकी है? हम नहीं जानते। हमें तो खुद हैरानी है कि ये हमारे खेत में आई कैसे। अब बहाने मत बनाओ।
पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि यह क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें सच में कुछ नहीं पता कि ये सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। हमने जैसे ही खेत में लाश देखी, हमें बहुत डर लगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसकी पूरी जांच कीजिए। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीबें सोचनी शुरू की। तभी रघु वहां आ जाता है और उन्हें चौंकते हुए देखता है। उसकी नजर खेत में पड़ी लाश पर जाती है। वह घबराकर पूछता है, अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? रघु देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये कंकाल आ गया है। हम खुद बहुत घबरा गए हैं इसे देखकर। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। हमें डर है कहीं पुलिस हमें ही न फंसा दे। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ रघु, सच में समझ नहीं आ रहा कि ये कंकाल हमारी जमीन में कहां से आ गया। अब तो थानेदार साहब को भी शक हो गया है कि हमने ही इसे मारकर यहाँ गाड़ा है। हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, लेकिन हालत ऐसी बन गई है कि कोई हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा। अब तू ही कुछ उपाय सोच, कोई ऐसा रास्ता निकाल जिससे हम इस मुसीबत से बच सकें और सच सामने आ सके। तीनों को आपस में खुसफुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो, जेल कौन जाएगा? थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर ले कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ। जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। रघु, सुरेश और दीपक थोड़ी दूरी पर जाकर आपस में बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। रघु भाई, अब हालात हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। तू ही कोई ऐसा उपाय सोच जिससे हम इस मुसीबत से बच सकें। अगर सही वक्त पर कुछ नहीं किया तो पुलिस हमें ही कसूरवार मान लेगी। मालिक, एक बात कहूं, इस कंगाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। सुरेश फांसी की बात सुनकर पहले ही घबरा गया था और रघु की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी रघु को बता दी। उसकी आवाज कांप रही थी और चेहरा पसीने से भीग गया था। अब मामला धीरे धीरे खुलता जा रहा था। देखो भाई, सच कहूं तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही भैरव सिंह से जबरदस्ती हड़प ली थी। अब लग रहा है वही बात हमारे गले की फांस बन गई है। सुरेश की बात सुनकर मोहन ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या कहा मालिक? आपने ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जरा साफ साफ बताइए, क्या सच में आपने ये जमीन छीन ली थी? सुरेश ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी रघु को बताई। कहानी सुनने के बाद रघु ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लायत ही भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ रघु भाई, क्या तरकीब है? बताने से पहले मुझे यह बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, यह है जमीन या आप दोनों की जान? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि यह जमीन सेठ भैरव सिंह की है। आप उनसे कहिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही यह जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे रघु, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि यह जमीन सेठ भैरव सिंह की है, तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ भैरव सिंह को। और जब भैरव सिंह जेल चला जाएगा, तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं।
इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन आपके ही पास रहेगी। सोहन की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह रघु भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और रघु ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए यह खेत भैरव सिंह सेठ से लिया था। साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप रघु से पूछ लीजिए। वह हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वह सेठ भैरव सिंह के यहाँ काम करता था। बोलो रघु, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन सेठ भैरव सिंह की है। सुरेश सेठ और दीपक ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। रघु की बात सुनकर थानेदार ने रघु से कहा, रघु, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ भैरव सिंह को बुलाकर लेकर आओ। रघु तुरंत जाकर सेठ भैरव सिंह को बुला लाता है, परंतु भैरव सिंह अपने साथ गांव के सरपंच को भी ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा है? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि यह जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ भैरव सिंह की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख सुरेश ने सरपंच से कहा, नहीं जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर रघु से पूछ लीजिए। हाँ सरपंच जी, यह जमीन सेठ भैरव सिंह की है। हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि यह जमीन भैरव सिंह की है। नहीं साहब, हमने भैरव सिंह के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब, आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। थानेदार सरपंच के इशारे पर वहां से रवाना हो जाते हैं। सरपंच भैरव सिंह की तरफ देखकर, अब बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, यह तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली थी। मैंने और रघु ने मिलकर यह तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सकें। भैरव सिंह की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैर तले जमीन खिसक गई। यह हम दोनों की साजिश थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। रघु को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि यह सब सेठ भैरव सिंह और रघु की मिली भगत थी। दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी सेठ भैरव सिंह को वापस दे देंगे। सुरेश और दीपक दोनों सरपंच और सेठ भैरव सिंह से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाते देख भैरव सिंह ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ भैरव सिंह ने अपना केस वापस ले लिया। भैरव सिंह के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठ भैरव सिंह जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है सुरेश, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत मत करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। रघु, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो रघु, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस तरह रघु ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ भैरव सिंह को उनकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को सबक सिखाया। रघु ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था।